दिव्या मैडम, मैंने व्यापार में लेन देन के बारे में भी सुना है। क्या आपके पास इस विषय के बारे में कोई विचार है? निश्चित रूप से। एक कारक व्यापार के लेन देन को रिकॉर्ड करना भी है। व्यापार लेन देन के रिकॉर्ड के बिना ये बहुत मुश्किल होगा कि क्या व्यवसाय लाभ में है या हानि में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्यापार में लेन देन कैसे किया जाता है? जरूर। इसके लिए आपको सबसे पहले व्यापार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 वित्तीय विवरणों के बारे में जानना होगा। वो क्या है? व्यवसाय के लेन देन को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 वित्तीय विवरण हैं तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, लाभ और हानि बयान यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और नकद आमद विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आइए पहले जानें कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक व्यवसाय की सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। यह पूंजी के उपयोग को मापता है। पूंजी के स्रोतों के बराबर होनी चाहिए। उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कुल संपत्ति कुल देयता और इक्विटी के बराबर है। एक वर्ष के दौरान एक बैलेंस शीट बदल जाती है क्योंकि एक व्यापार प्रतिनिधि पूंजी होती है, नई पूंजी जुटाती है, नई संपत्ति प्राप्त करती है और पुरानी संपत्ति बेचती है। हालांकि हर समय कुल संपत्ति को कुल देनदारियों और इक्विटी के बराबर होना चाहिए। एक बैलेंस शीट में इक्विटी और देनदारियां पहले आती हैं, जिसके बाद परिसंपत्ति होती है। दिव्या मैडम, क्या आप मुझे एक सरल उदाहरण प्रदान कर सकते हैं ताकि मैं बैलेंस शीट के बारे में बेहतर समझ सकूं? जरूर अनिल। इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक साधारण उदाहरण देखें। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति राजू के पास 20,000 रुपए हैं और वह सब्जियां बेचने के लिए एक ठेला खरीदना चाहता है। 20,000 रुपए व्यापार में उसकी इक्विटी है। उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के धन का 20,000 रुपए प्रदान किया है, जो बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष पर दर्ज किया जाएगा। बैलेंस शीट से पता चलेगा कि राजू की इक्विटी 20,000 है क्योंकि उसके पास 20,000 रुपए की संपत्ति है। उसकी देनदारियां 0 हैं। अब मान लें कि वह अपने ठेले को खरीदने के लिए नकद में 10,000 रुपए का भुगतान करता है। बैलेंस शीट में अब यह दिखाया जाएगा कि उसकी इक्विटी 20,000 रुपए है, जबकि उसकी नकद संपत्ति 10,000 है क्योंकि उसने उस राशि को ठेला खरीदने के लिए भुगतान किया था। उनकी देनदारियां अभी भी 0 हैं। ठेले की खरीद अब बैलेंस शीट पर दर्ज हो गई है। तालिका से आप यह नोट कर सकते हैं कि बैलेंस शीट का बायां हिस्सा नहीं बदला है क्योंकि राजू ने अपने ठेला व्यवसाय को कोई अतिरिक्त पूंजी प्रदान नहीं की है। एक बैलेंस शीट P&L स्टेटमेंट के बिना अधूरी है। P&L स्टेटमेंट क्या है मैम? चलो देखते हैं P&L स्टेटमेंट क्या है। P&L स्टेटमेंट एक निश्चित अवधि में एक व्यवसाय के सभी राजस्व और लागतों का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक बार इसकी गणना हर तिमाही या हर साल की जाती है। व्यवसाय के लाभ को उसके राजस्व और उसकी सभी लागतों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। राजू ठेले वाला उदाहरण के साथ जारी रखते हुए बता दें कि राजू सब्जियां खरीदने के लिए 2,000 रुपए खर्च करता है। यह उसकी लागत है। अभी के लिए चिंता न करें
कि यह उसकी बैलेंस शीट को कैसे प्रभावित करेगा। फिर वह अपनी सब्जियों को कुल 3,000 रुपए में बेचने का फैसला करता है। यह उसका राजस्व या बिक्री है। उसके P&L स्टेटमेंट को अब कुल राजस्व के रूप में 3,000 रुपए के रूप में दिखाया जा सकता है, जबकि सब्जियों को खरीदने की लागत 2,000 रुपए है। उनका लाभ राजस्व माइनस लागत है, जो 1,000 रुपए है। दरअसल P&L का स्टेटमेंट सभी ट्रांजैक्शंस को प्रोद्भवन यानी एक्रूवल बनाम कैश आधार पर रिकॉर्ड करता है। प्रोद्भवन बनाम नकद आधार? मैं समझाती हूँ कि प्रोद्भवन बनाम नकद आधार क्या है। राजू ठेले वाला सब्जी विक्रेता के उदाहरण में सोचे कि उनके ग्राहक उन्हें सप्ताह के अंत में केवल 3,000 रुपए का भुगतान करेंगे। एक दिन के आधार पर 3,000 रुपए को उस दिन राजस्व के रूप में दर्ज किया जाएगा जब वह ग्राहकों को सब्जियां बेचता है, भले ही ग्राहक उसे भुगतान करे या ना करे। इसी तरह अगर उसने उस व्यक्ति को 2,000 रुपए का भुगतान नहीं किया है जिसने उसे आज सब्जियां सप्लाई की हैं, तो उसे अभी भी P&L स्टेटमेंट पर लागत के रूप में आज ही रिकॉर्ड करना होगा, भले ही उसे अपने सब्जी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में 7 से 8 दिन लगे। यह प्रोद्भवन बनाम नकद आधार व्यवसाय है। अतः बिना किसी गणना के प्रोद्भवन बनाम नकद आधार में यदि लेन देन P&L के स्टेटमेंट में नकद आधार पर दर्ज किए गए हैं, तो इस स्थिति में उनके पास शून्य राजस्व, शून्य लागत और शून्य लाभ होगा, क्योंकि उनके ग्राहकों ने उन्हें भुगतान नहीं किया है और उन्होंने आपूर्तिकर्ता का भुगतान नहीं किया है। ऐसी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें नकदी प्रवाह के विवरण को जानना होगा। तो हमें नकदी प्रवाह के कारक पर भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही। नकदी प्रवाह के बयान के बिना यह जानना मुश्किल होगा कि व्यवसाय मौद्रिकवार कैसे काम कर रहा है। यह देखते हुए कि P&L स्टेटमेंट एक प्रोद्भवन आधार पर लेन देन रिकॉर्ड करता है, यह समझने के लिए इसका उपयोग करना मुश्किल है कि किसी भी समय किसी व्यवसाय के पास कितना नकदी है, विशेष रूप से कई लेन देन वाले बड़े व्यवसायों के लिए। P&L स्टेटमेंट किसी भी एसेट खरीद या बिक्री को शामिल नहीं करता है, साथ ही किसी भी पूंजी को बढ़ा या चुकाया भी नहीं जाता है। एक व्यवसाय नकदी के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। नकदी प्रवाह की स्टेटमेंट इस अंतर को भरती है। नकदी प्रवाह नकदी से संबंधित राजस्व, लागत, निवेश और वित्त पोषण पर नजर रखता है और प्रत्येक अवधि में किसी व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उपयोग की गई अतिरिक्त नकदी की रिपोर्ट करता है। तो आखिरकार हम देख सकते हैं कि नकद ही राजा है। कैश इज किंग। निश्चित रूप से। आइए नकदी प्रवाह के विवरण के बारे में अधिक जानें। क्या नकदी प्रवाह में भी कई भाग होते हैं दिव्या मैम? हाँ, होते हैं। नकदी प्रवाह में 3 भाग होते हैं। ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह, वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह। आइए उनमें से प्रत्येक को देखें कि वे कैसे काम करते हैं। पहला ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह है। सक्रिय गतिविधियों में कच्चे माल की खरीद और प्रसंस्करण और व्यवसाय के उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल हैं। दूसरा वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह है। वित्त पोषण गतिविधियों में ऋण और इक्विटी के माध्यम से जुटाई गई पूंजी के साथ साथ चुकाए गए ऋण और लाभांश का भुगतान भी शामिल है। तीसरा निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह है। निवेश गतिविधियों में संयंत्र, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर के साथ साथ अन्य व्यवसायों के शेयरों की
लंबी अवधि की संपत्ति की खरीद और बिक्री शामिल है। क्या यह जानना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि बड़ी व्यावसायिक स्थिति में नकदी कैसे बह रही है? निश्चित रूप से। इसके लिए एक प्रणाली है जिसे लेन देन की रिकॉर्डिंग कहा जाता है। आइए यह समझने की कोशिश करें कि यह अवधारणा कैसे काम करती है। एक बड़े व्यवसाय में प्रत्येक दिन सैकड़ों, हजारों या लाखों लेन देन हो सकते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लेन देन पर नजर रखना और प्रत्येक लेन देन के बाद नकदी प्रवाह, P&L स्टेटमेंट और नकदी प्रवाह के विवरण को लगातार अपडेट करना मुश्किल है। एक भी लेन देन छूटने से व्यवसाय के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दुनिया भर में लेखाकार यानी अकाउंटेंट्स लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, ये क्या है? कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन को सामान्य पत्रिका में दर्ज किया जाता है। इसके सहित प्रत्येक लेन देन इस खाते को प्रभावित करता है। सामान्य पत्रिका में प्रत्येक लेन देन में 2 प्रविष्टियां होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इस कारण से इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, जो कम से कम 2 बही खातों को प्रभावित करता है। बाईं ओर डेबिट दर्ज किए गए हैं और दाएं हाथ की ओर क्रेडिट हैं। हर लेन देन के लिए कुल डेबिट पक्ष पर कुल क्रेडिट पक्ष बराबर होना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि सामान्य पत्रिका बहुत जटिल लगती है? ऐसा नहीं है। यदि आप सामान्य पत्रिका को सरल तरीके से देखते हैं तो यह बहुत जटिल नहीं है। सामान्य पत्रिका ऐसी दिखती है। पहली प्रविष्टि दिनांक है। यह लेन देन की तारीख है। फिर हमें विवरणों में प्रवेश करने की आवश्यकता है। प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या के साथ साथ खातों के नाम यहाँ दर्ज किए गए हैं। डेबिट की जा रही खाते की पंक्ति के अंत में एक DR शामिल करें और 1 के साथ जमा की जा रही खाते की लाइन शुरू करें TO से। फिर लेजर फोलियो दर्ज करें। पत्रिका से प्रविष्टियां बही खाते में पोस्ट की जाती हैं। यह कॉलम बही खाते की पृष्ठ संख्या दर्ज करता है जिसमें प्रविष्टि की जाती है। यह डेबिट या क्रेडिट है। डेबिट कम से कम एक बही खाते से डेबिट की जा रही राशि है। क्रेडिट कम से कम एक बही खाते में जमा की जा रही राशि है। एक बही खाता किसी विशेष खाते की सभी बढ़ोतरी और घटता की सूची है। बही खाता के उदाहरण हैं नकद खाता, ऋण खाता, सूची खाता। बही खातों को मोटे तौर पर व्यक्तिगत खातों, वास्तविक खातों, नकद खातों और नाममात्र खातों में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते हैं जो पूंजी खाता, वेतन खाता, बैंक खाते जैसे व्यक्तियों से संबंधित हैं। वास्तविक खाते ऐसे खाते हैं जिनमें नकद खाता, स्टॉक खाता, पेटेंट खाता जैसे व्यवसाय की संपत्तियां शामिल हैं। नाममात्र खाते ऐसे खाते हैं जिनमें व्यय, हानि, आय और लाभ शामिल हैं। सामान्य बही खाता सभी बही खातों का एक संग्रह है। अब सिद्धांत यह है कि कैसे निर्धारित किया जाए कि कुछ डेबिट है या क्रेडिट। अच्छा, यह कैसे करते हैं? सिद्धांत व्यक्तिगत खातों, वास्तविक खातों और नाममात्र खातों पर निर्भर करता है ताकि डेबिट या क्रेडिट की जांच की जा सके। व्यक्तिगत खातों में डेबिट लेने वाला है और क्रेडिट देने वाला है। वास्तविक खातों में डेबिट वही है जो अंदर आता है और क्रेडिट जो बाहर जाता है। नाममात्र के खातों में डेबिट सभी घाटे और खर्च है और क्रेडिट सभी लाभ और आय है। अब फिर से यदि आप राजू ठेले वाले की उदाहरण को देखें
और उन्होंने अपना व्यवसाय कैसे शुरू किया तो आप बेहतर समझ पाएंगे। राजू ने इक्विटी पूंजी को ₹0 से 2000 रुपए तक बढ़ाया और साथ ही साथ नकदी में ₹0 से 2000 रुपए तक वृद्धि की। नकद एक वास्तविक खाता है क्योंकि यह व्यवसाय के स्वामित्व में है और यह व्यवसाय में आ रहा है। यह भी ध्यान रखें कि डेबिट वही है जो अंदर आता है। राजू का योगदान वह पूंजी है जो वह अपने व्यवसाय को देता है और इसलिए एक व्यक्तिगत खाता है जिसे जमा करने की आवश्यकता होती है। फिर से याद करें, क्रेडिट देने वाला है। तो यह लेन देन सामान्य जर्नल में दर्ज किया जाएगा, यह मानते हुए कि यह 1 जनवरी 2019 को किया गया है। 3 जनवरी 2019 को उन्होंने सब्जियां खरीदने के लिए 2000 रुपए खर्च किए और उन्हें 3000 रुपए के लिए बेच दिया। नकदी अभी भी एक वास्तविक खाता है। सब्जियों की खरीद 2000 रुपए के लिए जमा की जाएगी। क्रेडिट वही है जो बाहर जाता है। उसी समय बिक्री 3000 रुपए के लिए डेबिट की जाएगी। खरीद और बिक्री खाते नाम मात्र खाते हैं। यहाँ क्रेडिट सभी मुनाफे और आय हैं और डेबिट सभी नुकसान और खर्च है। ये लेन देन सामान्य बही खाते में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। यह पहले तिथि के साथ शुरू होता है, फिर विवरण, फिर डेबिट और अंत में क्रेडिट पर, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सामान्य बही खाते में उसका नकद खाता स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ ब्यौरे और राशियों पर प्रकाश डाला गया है। आप यह भी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यह DR के साथ शुरू होता है और CR के साथ अंत होता है। यह डेबिट और क्रेडिट के बारे में है। राजू का पूंजी खाता सामान्य बही खाते में स्क्रीन पर दिखाया गया है। ठेला खाता स्क्रीन पर दिखाया गया है। खरीद खाता स्क्रीन पर दिखाया गया है। चूंकि उन्होंने 2000 रुपए में सब्जियां खरीदी थी, इसलिए इसे नकद खाता पंक्ति में दर्ज किया गया है। राजू का बिक्री खाता स्क्रीन पर दिखाया गया है। जैसा कि उन्होंने सब्जियों को 3000 रुपए में बेचा था, यह राशि के साथ विशेष कॉलम में दर्ज किया गया है। अब क्या आप समझ सकते हैं कि बही खाते में प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं, अनिल? अब मुझे समझ में आया है कि कैसे व्यापार लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है। धन्यवाद दिव्या मैम। आपका स्वागत है अनिल। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।